और एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस ने सवाल उठाया है, क्योंकि चुनाव आयोग 12:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी अब 3 बजे करेगी। रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाया 5 राज्यों में चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग ने 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि राजस्थान के अजमेर में दोपहर 1 बजे पीएम मोदी की रैली है। जो सवाल उठाया है रणदीप सुरजेवाला ने, वो आपको बता रहे हैं ट्विटर के जरिए। चुनाव आयोग ने चुनाव के ऐलान का वक्त दोपहर 3 बजे किया। तो एक बार फिर से निशाना साधते हुए चुनाव आयोग को रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन यह बताया कि कहीं ना कहीं चूंकि प्रधानमंत्री की रैली है, इसे देखते हुए 12:30 के बदले 3 बजे का समय तय किया है। और इस वक्त आपको बता दें स्टूडियो में हमारे साथ 2 मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी भी हमारे साथ हैं और आशुतोष भी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से सवाल उठाया है और चुनाव आयोग पर भी निशाना और प्रधानमंत्री पर भी। आशुतोष, क्या कहेंगे? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग की गरिमा, चुनाव आयोग की जो मर्यादा थी पिछले दिनों, उस पर काफ़ी गहरे आघात लगे हैं। आपको याद होगा कि जब गुजरात के चुनाव का ऐलान होने वाला था तो पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव का ऐलान कर दिया और गुजरात के चुनाव का ऐलान नहीं किया। और जब गुजरात के चुनाव का ऐलान किया तो करीब 11,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं इस दौरान की गई। तो मन में शक पैदा हो कि ऐसा तो नहीं इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है। अगर आज 1 बजे अगर प्रधानमंत्री जी की रैली अगर राजस्थान के अंदर हो रही है, चुनाव आयोग पहले 12:30 बजे कहता है और फिर 3 बजे कर देता है, तो मन में सवाल निश्चित तौर पर उठेगा कहीं इन दोनों चीजों का एक दूसरे से रिश्ता है या रिश्ता नहीं है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था होने के नाते किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए और अपनी गरिमा और मर्यादा का हमेशा। बिल्कुल आलोक जी, यही सवाल, चूंकि ये एक संवैधानिक संस्था है और जिस तरह की ये संस्था, आपको लगता है कि इस तरह की मिलीभगत सरकार के साथ हो भी सकता है? देखिए, हम लोग जो इसके बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, जो चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, आपने ठीक कहा। इसी तरह मेरा मानना है कि ये भी सही है कि सरकार के तालमेल के बिना तो कोई चुनाव होते नहीं है। चाहे राज्य सरकारों में पुलिस की जरूरत होती है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की जरूरत होती है, कुछ तो तिथियों का अंदाज होता है। और आशुतोष जी भी जानते ही हैं कि कई दिनों से हम सबको, आप देखिए व्हाट्सएप पर कितने मैसेज थे कि 6 तारीख को अनाउंस हो सकता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज अपने ढंग से प्रोग्राम बना के रखती है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम रखती है, राहुल गांधी जी का रखती है। आज राहुल गांधी जी भी कहीं जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि बिल्कुल ही जैसा कह रहे हैं दबाव होता, तब तो हो सकता है कि पहले से या तो उनकी रैली ही नहीं होती, कहीं ना कहीं या तो उनके तालमेल में अभाव है। मैं तो ये कहूंगा, जो 12:30 बजे की बात आई, क्योंकि ये तो पहले से उनकी रैली थी प्रधानमंत्री की, पहले 3 बजे, इसलिए 3 बजे करना पड़ा। चुनाव आयोग को भी एकदम प्राइम मिनिस्टर का प्लेन रास्ते में रोक करके कहीं चेंज कर दिया जाए, क्या हो मैं नहीं जानता क्या हुआ है। लेकिन ये सही है कि इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि निर्देश पर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की गई। तो इसलिए आप इलेक्शन कमीशन को इस हद तक छूट दे सकते हैं कि उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन जब रिक्वेस्ट की गई कि साहब 12:30 बजे यदि उनकी 1 बजे रैली है, यदि वो हो जाएगी तो बेहतर होगा कि उस समय अनाउंसमेंट हो। तो मुझे लगता है कि न्याय की प्रक्रिया में 2 घंटे में, जैसे अभी आप कहा कि भाई पहले कौन सा चुनाव हो, कुछ मामलों में देखिए बोगस वोटिंग हो, गड़बड़ हो, उसका राजनीतिक दुरुपयोग हो। और हमने इंदिरा गांधी वाला फेज देखा है, जिस समय छोटे से खाली यशपाल कपूर सरकारी सेवा में रहते हुए और उस पूरा चुनाव रद्द हो गया था उस चुनाव के समय, तो मैंने चुनाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ऐसी स्थिति में आज तो कितना सत्ता का उपयोग हर पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई कांग्रेस थी, बीजेपी थी, दूसरी पार्टियां हैं, समाजवादी, कोई पार्टियां इससे बची हुई नहीं है जो सत्ता के कहीं ना कहीं उपयोग करती रही हैं। इसलिए ये है, लेकिन हाँ, चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनी रहना लोकतंत्र में ये भी माना जाना चाहिए कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे पूर्वोत्तर हो, जिस तरह से वहाँ भी चुनाव हाल के वर्षों में हुए हैं। आप छोड़ दें अपवादों के, गुजरात चुनाव में क्या हुआ या राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ। मेरा ये कहना है कि देश में हमें उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का, हमारा आपका कर्तव्य भी है कि हम आप आज तक में कितनी बार दिखाते हैं, लोग वोट डालें, अपने अधिकार का उपयोग करें, दुरुपयोग ना हो। तो संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अच्छा है कि 3 बजे करें। यदि 12:30 बजे कर देते तो आप और हम 2 घंटे इसी पर बहस करते हैं कि देखिए वो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे या वहां पर ऐसा लाइन बोला और उनके लोगों पर तो चुनाव ही रद्द हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये ऑब्वियसली चूंकि कांग्रेस है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने अपनी तरफ से इस बात को रखा है, लेकिन ये किसी भी तरह से आपको लगता है ये लिंक्ड हो सकता है या इस तरह की चीजें कुछ हो सकती है? देखिए, मैं ये कहता हूं कि जो एक पुरानी कहावत, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पेंशन, यानी संदेह के घेरे से अलग होना चाहिए। अंपायर पे अगर संदेह होने लगेगा, चुनाव आयोग पे अगर संदेह होने लगेगा, सुप्रीम कोर्ट पे अगर संदेह होने लगेगा, तो न्याय कहां होगा? न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए।
अगर इनको पहले पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी की रैली वहां पे पहले आपने 12:30 बजे की, फिर आप 3 बजे कर रहे हैं, तो लोगों के मन में संदेह पैदा होगा। मैं ये नहीं कहता दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लोगों के मन में संदेह पैदा हो या नहीं हो, हमारी जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं वो जरूर संदेह पैदा कर देती है। उनका काम है। कांग्रेस पार्टी क्यों चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करे या देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करे? वो राजनीति कर रहे हैं और इसमें नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने की बात है ना। देखिए, इलेक्शन कमीशन पे सवाल आज से नहीं, इलेक्शन कमीशन पे जितने ज्यादा सवाल आज से पहले, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी, कोई ऐसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अगर आज ये कहे कि उसने कभी इलेक्शन कमीशन में सवाल नहीं खड़े किए, तो भारतीय जनता पार्टी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। जब सत्ता में रहते हैं तो इनको याद आता है कि संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का ख्याल, जब विपक्ष में रहते हैं तो गालियां बकते हैं। बिल्कुल, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक बार फिर से बता दें, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होने वाली है, जिसमें कि 5 राज्यों पर विधानसभा जो चुनाव होंगे उसकी तारीखों का ऐलान होगा। पहले 12:30 का वक्त था, लेकिन अब ये वक्त 3 बजे का हो गया है। इस बीच कांग्रेस ने भी एक बार फिर से चुनाव आयोग को घेरे में लिया है और ये कहा है कि कहीं ना कहीं ये मिली भगत भी हो सकती है, जो पिछली बार जिस तरह ठीक 1 साल पहले की बात करें तो पोलिंग एजेंट तक कह दिया था बीजेपी का चुनाव आयोग को। और इस बार फिर से कांग्रेस ने हमला किया है, क्योंकि 1 बजे आपको बता दें कि अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली होने वाली है। और ऐसे में 12:30 बजे, जो कुछ देर पहले खबर आई थी, बताया जा रहा था कि चुनाव आयोग 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जिसमें 5 राज्यों की तारीखों का चुनाव का ऐलान होगा। और अब वो बढ़कर दोपहर 3 बजे हो गया है, तो दोपहर 3 बजे हो सकता है तारीखों का ऐलान। और इस बीच ये तमाम चुनावी रैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में अजमेर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद वहां पर चुनावी रैली करेंगे। और उसके बाद जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर अमित शाह भी आज पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी का भी आज वहां पर रोड शो और कई कार्यक्रम। और इस वक्त आपको बता दें, हमारे साथ तमाम मेहमान और हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से और साथ ही साथ हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं जयपुर से। और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी है और साथ में आशुतोष भी हमारे साथ है। इन सबसे हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हेमेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या कार्यक्रम है राहुल गांधी का वहां पर और साथ ही साथ अमित शाह का भी? जी, फिलहाल राहुल गांधी मंदसौर एकता परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने गए हैं और उसके बाद 2 बजे के करीब यहाँ जबलपुर में वो पहुंचेंगे। गवारी घाट में वो नर्मदा की पूजा करेंगे और उसके बाद जो है एक रोड शो जो है 7 किलोमीटर का रोड शो है जबलपुर शहर के बीचों बीच होकर के जो गुजरेगा और उसके बाद एक छोटी सी रैली का आयोजन किया गया है। ये राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का दौरा है और दूसरी तरफ अमित शाह जो है वो इंदौर, उज्जैन और झाबुआ में कार्यक्रमों में सम्मिलित होने जा रहे हैं और चुनावी कार्यक्रमों में सम्मिलित होने जा रहे हैं। बिल्कुल। और शरद, आपसे जानना चाहेंगे अजमेर कब तक पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग सिर्फ अजमेर पहुंचकर लोगों को वहां पर संबोधित करेंगे और उसके बाद सीधे दिल्ली वापसी आज ही। श्वेता, बड़ी बात यही थी कि नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले थे और राजस्थान सरकार घोषणाओं का पिटारा खोलने वाली थी। लगातार 3 दिन से यहां पर ऐलानों की इंतजार किया जा रहा था, सौगात का, और इस बीच खबर आ गई थी कि आचार संहिता लगने वाली है। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है चुनाव आयोग के। राजस्थान सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। 2:10 पर प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म होना था। ऐसे में सारी तैयारियां लग रही थी कि धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन राहत भरी खबर दिल्ली से आई है कि 12:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। यानी कि राजस्थान सरकार जो आज सौगात देना चाहती है राजस्थान की जनता को प्रधानमंत्री के जरिए, वो सौगात दे देगी। उसके बाद आचार संहिता लगेगा। लेकिन इस बात को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राजस्थान में भी कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया है कि कोई तरीका नहीं है कि 12:30 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐलान करने के बाद इसको बढ़ाया जाए प्रधानमंत्री के रैली के लिए। लेकिन राजस्थान सरकार के लिए राहत की बात है, प्रधानमंत्री यहां 11 बजे जयपुर उतरेंगे और वहां से विशेष विमान से अजमेर के इस प्रांगण में आएंगे। उसके बाद करीब 1:10 से लेकर 2:10 तक उनका संबोधन है यहां पर। तो कुल मिलाकर कहें कि आज चुनाव आयोग की जो घोषणा थी उसके साथ ही राजनीति शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। बिल्कुल, आपसे बात करेंगे। आशुतोष, क्या लगता है मैदान मिल गया?
नहीं, देखिए जो मैंने बात कही थी कि अगर राजस्थान से खबर ये आ रही है कि इस दौरान वहां पे घोषणाएं होने वाली थी और उन घोषणाओं के मद्देनजर अगर इसको चेंज किया गया है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल, बहुत गंभीर टिप्पणी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगता है। आपके संवाददाता ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1-10 से लेकर 2-10 तक प्रधानमंत्री जी वहां रहेंगे। वहां के बीजेपी का जो पूरा प्रशासन है वो इस बात को लेकर बहुत आज आतुर था कि कुछ घोषणाएं की जाएंगी। इन घोषणाओं का चुनाव से निश्चित तौर पर लेना देना है। तो अगर चुनाव आयोग को यह बात दिखाई नहीं पड़ती है, समझ में नहीं आती है, तो लोग अगर शक करते तो उसमें गलत काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आशुतोष, चुनाव आयोग जो है वो एक स्वतंत्र एजेंसी है। आलोक जी, वो एक स्वतंत्र एजेंसी है। वो अभी करे, वो 12:30 बजे करे या फिर वो कल करे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग कर सकता है, लेकिन आप देखिए इसमें जो हम पहले बात कर रहे थे, चाहे घोषणा हो ना हो, लेकिन राज्य सरकार उस परिधि में आ जाते। यदि अनाउंसमेंट हो जाता तो कहां पर पुलिस का अधिकारी कहां खड़ा था, उसके मुख्यमंत्री कहां पर थी, तो मुझे लगता है कि पूरे चुनाव पर ही यदि ऐसी आंच आ जाए कि जब चुनाव की घोषणा कर दे फिर चुनाव आयोग के लिए एम्ब्रेसिंग होता, या तो कहा जाता कि पूरा चुनाव रद्द कर दिया जाए, चुनाव हो जाए और उसके बाद चुनाव की जब याचिका लगती है, आप और हम सब जानते हैं कि आज कानूनी पेज कितना है। प्रशांत भूषण जी तो आशुतोष जी के बड़े साथी रहे हैं, वो तुरंत पिटीशन लगाते कि देखिए अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद सभा में ये कर्मचारी वहां पर खड़ा हुआ था, ये अधिकारी वहां खड़ा हुआ था। उसमें इसलिए अनाउंसमेंट लुभाव ने जो कुछ करना है, देखिए लुटाना जिसको कह सकते हैं या बरसाना जैसे कहते हैं, या लुभाव ने वायदे करना, ये तो वसुंधरा जी कितनी यात्रा, या शिवराज जी, रमन सिंह जी, सब लोग अपनी यात्राएं कर चुके हैं। और इसलिए वो उससे भी ज़्यादा, मेरा ख्याल है घोषणा से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि वो चुनाव रद्द हो जाते। घोषणा पर आप आपत्ति, हम लोग चर्चा कर सकते थे कि ये देखिए इंप्लीमेंट तो हुआ नहीं, आपने कह दिया कि ये मिलेगा, ये पुल बनेगा, ये सड़क बनेगी, ये नहीं बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि तकनीकी ढंग से फिर चुनाव आयोग के लिए समस्या होती कि राजस्थान का या इन सब राज्यों के चुनाव यदि कहीं पर और कोई गतिविधि, यहाँ तो प्रधानमंत्री जा रहे थे, मुझे नहीं मालूम कहीं और भी किसी का कार्यक्रम था, लेकिन प्रधानमंत्री के कारण तो राजस्थान का चुनाव कम से कम चुनाव अदालत के सामने, यदि आप और हम भी अदालत में कहीं बैठे हों और यदि कानून की धारा देखेंगे तो हम कहेंगे हाँ भाई दुरुपयोग हो रहा है। तो उस दुरुपयोग की चुनाव आयोग की मंशा को बचाने के लिए चुनाव आयोग ने कदम उठाया है, यही हम समझा जा सकता है। और निश्चित बीजेपी को सुविधा हो रही है, ये बात सही है। लेकिन जो अभी तक का कार्यक्रम है आशुतोष, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। नहीं, राहुल क्योंकि उनका जो कार्यक्रम है उसमें वो संबोधन से पहले ही वो श्वेता जी, इसमें दो चीजें। पहली बात तो ये कि अगर चुनाव का ऐलान आज हो गया होता तो उसके बाद जो कुछ भी वहां पे खर्चा होता वो पार्टी के खाते में जाता। वो ज्यादा बड़ी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टियां बड़ी बड़ी हैं, उनके लिए खर्चा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अब चुनाव के ऐलान के बाद से, या जो तिथि आपने ऐलान करने की बात 12:30 बजे की थी, अगर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, वसुंधरा जी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से अगर किन्हीं योजनाओं का ऐलान होता है या अगर कोई शिलान्यास होता है, तो आप मान के चलिए कि जो चुनावी गाइडलाइंस हैं, एक देयर इज अ स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो संविधान की आत्मा है ये उसके खिलाफ होगा। अब ये नैतिक तौर पर ना तो प्रधानमंत्री जी को और ना ही वसुंधरा राजे को, ना वहां की सरकार को ऐसी कोई घोषणा करनी चाहिए जिससे लोगों को सवाल खड़े करें कि आपकी वजह से इलेक्शन कमीशन। लेकिन वो तो बोल सकते ना भाई, ये तो हमने पहले से प्लान किया हुआ था। ये अलग बात है, चूंकि ये सवाल आ गया है कि 12:30 बजे आज चुनाव ऐलान होने वाला है, अब ये सवाल आ चुका है, इसलिए अब तीर निकल चुका है। अब मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी, निश्चित तौर पर भारत के संविधान में उनकी आस्था है। मैं बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि संविधान पर सवाल ना खड़े हो, इलेक्शन कमीशन पर सवाल ना खड़े हो, क्योंकि अगर अब उसके बाद अगर घोषणाएं होंगी तो लोग निश्चित तौर पर कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री जी के या सरकार के इशारे पे समय टाला है। तो ये संदेह नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, सीजर्स वाइफ शुड बी ऑफ सस्पिशन। और संदेह लेकिन पैदा कर रही है कांग्रेस। नहीं, लेकिन सुरजेवाला ने एकदम से ट्वीट उन्होंने कर दिया और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ठीक है, एक साल पहले, क्योंकि गुजरात इलेक्शंस में यही हुआ था, यहां तक कि पोलिंग एजेंट तक कह दिया था चुनाव आयोग को। देखिए, कांग्रेस भी यही करती रही है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की भी सरकार होती तो वो भी इसी तरीके प्रेशर डालते हैं। उस पद पर बैठा हुआ आदमी उस प्रेशर को कितना ले सकता है, ये मत। टीएन सेशन के जमाने में तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, किसी की हैसियत नहीं। बिल्कुल। लिंगो के जमाने में किसी की हैसियत नहीं होती थी, तो रावत जी के जमाने में किसी की हैसियत कैसे होती है, ये भी तो सवाल है। देखिए, यदि ये देखा जाए, राहुल, अब अभी जो सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी की सभा पर प्रभाव होगा उन पर, इसलिए नहीं होगा कि वो प्रतिपक्ष में है, वो पार्टी के कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रम यदि कहीं पर भी अमित शाह मान लो कहीं जा रहे हैं आज में, तो उनके ऊपर इसलिए जाएगा कि पार्टी के कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं, घोषणा नहीं कर सकते। मैं आपको दूसरी तकनीकी बात बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप ये समझिए, ये घोषणा से ज्यादा। आलोक जी, जबलपुर की तस्वीरें भी साथ ही साथ अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से पोस्टर्स पटे हुए हैं और ये हाथ के निशान वाले तमाम आप देख सकते हैं झंडे
आशुतोष, आप कुछ कहना चाहेंगे इन पर? देखिए बीजेपी पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन खुद देखिए अब भक्त के रूप में नजर आ रहे हैं मां नर्मदा के। नहीं, मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निजेंस भी ले सकता है, क्योंकि अगर यही मैं कह रहा हूं कि चुनावी गाइडलाइंस, जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा चुनावी गाइडलाइंस लागू होनी शुरू हो जाएंगी। उस चुनावी गाइडलाइंस के तहत आप किसी भी धर्म का इस्तेमाल चुनाव में नहीं कर सकते, और अगर इस तरीके का इस्तेमाल होते हुए दिखता है तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई हो सकती है। आप तो आशुतोष खुद पॉलिटिकल पार्टी में रहे हैं, आप ये बताइए ना, अभी तक कितने इस तरह की चीजों को लेकर कॉग्निजेंस खुद लिया है चुनाव आयोग ने, या अभी तक कार्रवाई हुई है किसी पॉलिटिकल पार्टी पर? सिर्फ एफआईआर दर्ज होती है, कुछ नहीं होता। एफआईआर दर्ज होने के बाद कभी कुछ नहीं होता। हाँ, आलोक जी। देखिए शिकायत हो, देखिए इसमें आज वाले में बच से सकते हैं कि वो आज शिव भक्त राम भक्त नहीं कह रहे, नर्मदा भक्त कह रहे हैं। शायद नर्मदा को उस तरह से धार्मिक रूप में, जबकि असली बात तो वो भी शिवजी वाला ही मामला है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज उनका बचाव शायद ये हो सकेगा। हाँ, यदि हाँ वो नहीं, उसके उज्जैन नहीं जा रहे, जबलपुर जा रहे हैं, बेड़ाघाट है वहाँ, वो कहेंगे टूरिस्ट की तरह आए हैं। ये अलग बात है कि नर्मदा पहले हर जगह वहाँ पर। आलोक जी का गृह प्रदेश, इसलिए मैंने कहा कि नर्मदा से हमारा, मेरी तो अभी पुस्तक भी नर्मदा पर थी, तो पौराणिक महत्व की बात करते, लेकिन हो ये रहा है कि वो भी राजनीति के तहत ही भक्त अपने को राम भक्त शिव भक्त। अब अगले दिनों में जब वो ऐसा कुछ करेंगे, धर्म का जो राष्ट्रपति जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे संविधान में व्यवस्था थी कि धर्म के आधार पर जातिवाद न करें। हमारे मीडिया में श्वेता जी, हमारे यहाँ आशुतोष जी, हम लोग इतने सालों तक काम किए हैं कि मीडिया में आमतौर पर नहीं लिखा जाता था अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उसी तरह से उसका कोई धर्म नहीं होता। यदि आतंकवादी है तो उसका क्या धर्म है? उसका कोई धर्म नहीं है, वो बिल्कुल आतंक पैदा करता, राक्षस इसको कह सकते हैं। ये देखिए तट पे भी तस्वीरें नजर आ रही है, तो वो यहाँ शिवलिंग भी आप देख रहे देखिए हैं कि किस तरह से पूरा सजाया गया है, और ऐसा लग रहा है अभी कैलाश यात्रा और उसके बाद फिर नहीं, अमेठी में तो कांवड़िया नकली खड़े कर दिए गए। कांवड़िया खत्म हो चुका था, मैंने वो पूरा फेज जो कांवड़िया का, आपने ध्यान देखो, अभी अमेठी जब गए थे तो कांवड़ियों के वेश में कार्यकर्ताओं को ले आया गया। तो आजकल तो शिव भक्त हो गए, मुझे तो उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि मैं महाकाल की नगरी से आया हूँ, पाप जरूर हमारे मत्थे होगा, क्योंकि मैं नहीं जा पाता, वो जाता पाता। मुझे तो लगता है कि आरएसएस इसको देख के बड़ा खुश होगा कि कम से कम अब हिंदू बनने की होड़ लग गई है। आरएसएस यही तो कहता था। क्या चाह रहे हैं, आरएसएस के प्रोग्राम में राहुल को आ ही जाना चाहिए था। बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं खुद आरएसएस से कई कार्यक्रम में गया हूँ, इसका मतलब थोड़ी कि मेरी विचारधारा बदल गई या उन्होंने मेरी विचारधारा बदल। बात अलग है, राहुल जी के साथ बात कुछ अलग है। देखिए, अगर आप मानते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र है, डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, तो एक दूसरे के कार्यक्रम में जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आपकी विचारधारा, वो प्रणब मुखर्जी गए तो क्या प्रणब मुखर्जी की विचारधारा आरएसएस ने बदल दी? नहीं ना, उन्होंने जाके अपनी बात रखी, आप अपनी बात जाके रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि आरएसएस तो ये कहता था ना कि देश में हिंदू बनने में लोगों को तकलीफ होती। राहुल गांधी अगर हिंदू बन रहे हैं तो आरएसएस को जनेऊधारी, अब तो वो एक एक चीजें डिस्क्राइब हो रही है। नहीं, और देखिए हम लोग आपसे रात पहले भी चर्चा करते रहे, आज तक में भी, कि जब चुनाव आता है तभी भगवान क्यों याद आता है? परीक्षा होते समय देखिए, आपको हो सकता है परीक्षा के समय मंदिर चले गए, तो हम ये कहते थे कि भाई मंदिर पहले भी जाओ ना, थोड़ा सा अपने को सुबह भी स्नान कर लीजिए, खाली उस दिन स्नान करिए। डांट हमें भी पड़ती थी कि स्कूल में जब मैथ्स का एग्जाम होता था उसी दिन पूजा करते हम भी नजर आते थे। तो राहुल जी को यही समय क्यों एकदम शिव भक्त हो गए? देखिए वो कह रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा एक आपके कॉन्फ्रेंस में किसी उसमें कि देखिए मैं तो पहले भी जाता था, लेकिन हम लोग भी इतने समय से उनको या सबको देखते रहे। देखिए राजीव जी भी जाते थे, इंदिरा गांधी भी जाती थी मंदिरों में, लेकिन उसके लिए इतना कोई, ये भी आप कह सकते तब तो उतना टीवी नहीं था, लेकिन अखबारों में हमने छापा। चंद्रा स्वामी को छोड़ दीजिए कि उनके तो नरसिंह राव पैरों में गिरे रहते थे, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन वैसे देखा जाए तो वो आस्था आपके लगातार यदि है तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। असली संकट क्या आ रहा है कि जब एक परसेप्शन बना है, कि एंटनी की रिपोर्ट में भी कहा गया कि आपका एक लग रहा है कि आप बिल्कुल हिंदू नहीं, आप माइनॉरिटीज के साथ ही हैं, उस परसेप्शन को बदलने के लिए और हो गया। यदि आप ये कहेंगे, जैसा अभी आशुतोष जी ने कहा कि संघ की सभा में मैं भी गया हूं, या ये चले जाएं, अरे अब तो आलोक जी बिल्कुल वहां चले गए, उनके ही बदल गए, या आशुतोष जी अब तो आम आदमी से हटे हैं, तो अब तो बिल्कुल ही आज तक के हो। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता ना, वो हो सकता है कल ये किसी और या अपना चैनल चला ले, श्वेता जी को बुला ले, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो बहुत डर के आम आदमी पार्टी में नहीं बोलता हूँ आजकल। लोग कहेंगे अगर पक्ष में बोल दिया बोले अभी भी चमचागिरी कर रहा है, और अगर खिलाफ बोल दिया बोले तो खुंदक निकाल रहा है। तो इसलिए मैं दूसरी बात की, जो भी आलोक जी ने बात की, मुझे लगता है कि वी.एन. गाडगिल ने 1998 में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर अगर 80% हिंदू है तो आप 80% हिंदुओं को इग्नोर करके राजनीति नहीं कर सकती। ये कांग्रेस के अंदर चर्चा 1998 से है, 98 से।
उसके बाद सोनिया गांधी ने विवेकानंद को कोट करना शुरू किया, कांग्रेस के अंदर हुआ। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से आई है, उसने लगातार ये प्रचार किया है कि कांग्रेस पार्टी जो है ये मुसलमानों की पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करती है। तो ये जो परसेप्शन था, इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए राहुल गांधी के पास सिवाय शिवभक्त बनने के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन ये तब से परसेप्शन बना हुआ था, लेकिन उस वक्त भी कभी परसेप्शन तोड़ने की किसी नेता ने उस समय कोशिश नहीं की। अभी जो कोशिश की जा रही है ये उस वक्त भी की जा सकती थी। देखिए क्या है, क्योंकि बीजेपी का जो स्टैंड था वो शुरू से क्लियर था। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। सवाल ये कि जिस तरीके की इस वक्त राजनीति नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह करते हैं, उस तरीके की राजनीति भी पहले कभी नहीं हुई। जिस तरीके का प्रचार, प्रोपेगेंडा, रूमर्स, जिस तरीके से अभी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया जब से और ज्यादा ये हुआ है और टेक्नोलॉजी हमारी जितनी ज्यादा एडवांस हुई है, उसका फायदा कहीं ना कहीं ले रही है। राहुल गांधी को जिस तरीके से पप्पू साबित कर दिया गया, तो अब ये हुआ कि इस इमेज को कैसे बदला जाए कि मैं पप्पू नहीं हूं, मैं मुसलमान, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं। ये उसका नतीजा है कि वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा, देखिए जैसे होता ओरिजिनल कॉपी, आप देखिए कुछ चैनल ऐसे हैं जो आज तक की नकल करके वैसा ही लोगो या डाले, है ना, ओरिजिनल इज ओरिजिनल। चाइनीज सामान मिलता है ना, मोबाइल जो है, तो आपको कहता है यही 2000 में ले लीजिए। आप इवन चाइना भी जाएंगे तो सेम है। तो ऐसे ही यदि राहुल गांधी ओरिजिनल, यदि बीजेपी हिंदू पार्टी, वो तो झूठ नहीं बोलते। झूठ मतलब वो मानते हैं, वो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदू होने पे गौरव है। अपने गडकरी साहब से पूछे या इवन मोदी से पूछे, वो कहेंगे आरएसएस का होने का मुझे गौरव है। लेकिन यदि अचानक आशुतोष जी कहने लगे मैं तो संघ का ही हूं, वहीं से आया हूं, तो हमें कहेंगे भाई ये तो क्या हो रहा है राहुल। तो राहुल गांधी अचानक जो है वो कहेंगे मैं बड़ा हिंदू हूं, तो भाई ओरिजिनल रहेगा। आप कितना ही कह दीजिए कि बचपन में शाखा में गया था, लोग मानेंगे नहीं। मैं देखा ये तो नहीं कहूंगा कि मैं संघ का ओरिजिनल हूं, ये जरूर कह सकता हूं मैं आज तक का ओरिजिनल हूं। इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। बिल्कुल, हम भी मानेंगे इस बात को। बिल्कुल। और हेमेंद्र हमारे संवाददाता लगातार जबलपुर से बने हुए। हेमेंद्र, वहां से तस्वीरें भी बड़ी अच्छी आ रही है, जिस पर हम लगातार यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं कि पूरी तरह से भक्त के रूप में पट गया है जबलपुर, जो है शिव भक्त कह लीजिए, नर्मदा भक्त कह लीजिए, और पोस्टर से पटा हुआ है। वहां की जनता जो है वो किस तरह से ले रही है पूरी चीजों को? देखिए, ये चाहे शिव भक्त हो, चाहे राम भक्त हो, और आज चाहे नर्मदा भक्त हो, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये एक स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं। और ये स्ट्रैटेजी ये है कि जिस तरह से गुजरात इलेक्शंस के बिल्कुल अंत में हाईली पोलराइज चुनाव हो गया, हिंदू मुसलमान चुनाव हो गया, ये एक तरह से जनता की अदालत में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पहले से दायर किया हुआ कैविएट है कि वो किसी भी तरह से इस तरह का एक्सट्रीम पोलराइजेशन इलेक्शन के फैग एंड में, जब हैवी बम्बार्डमेंट बीजेपी की तरफ से होगा कैंपेनिंग में, उस समय ना हो पाए। और जहां तक परसेप्शन की बात है, परसेप्शन से हिंदू पे कितना फर्क पड़ता है उसका तो अनुमान लगाना भी मुश्किल है, लेकिन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है। और बहुत सारे कांग्रेस पार्टी ने जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्पोक्स पर्सन जो हैं उनको फीड किया है इस बात को डिफेंड करने के लिए, और वो इस तरह की बातें यहां सरेआम कर रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हो रहा है, और इसमें 2018 और उसके बाद 2019 पे जो है ध्यान केंद्रित है सोनिया, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, और उसको ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। तो तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो 5 राज्यों में चुनावी काउंटडाउन बस शुरू ही होने वाला है। 3 बजे इसका ऐलान हो जाएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, यहाँ पे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये जो राज्य हैं इनमें बीजेपी और कांग्रेस, इन्हीं दोनों के बीच मेनली टक्कर है। और ऐसे में अमित शाह जिस तरह से दौरा कर रहे हैं, दौरे पे दौरा राजस्थान में, उससे पहले कभी प्रदेश अध्यक्ष को देखा नहीं गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह से दौरा करते देखा नहीं गया। देखिए श्वेता जी, मेरा जहाँ तक आकलन है उनका क्या है कि वो एक तो लोकसभा चुनाव की तैयारी, मोदी अमित शाह के प्लानिंग में, बल्कि मोदी जी की मैं कहूँगा ज़्यादातर, यदि हम गुजरात से तो हम लोग फॉलो करते रहे हैं, आशुतोष जी भी बराबर, तब जनरल में भी बराबर बात करते रहे थे कि किस तरह से वो प्री प्लानिंग करते हैं। तो ये उस रणनीति का हिस्सा है कि लोकसभा चुनाव के लिए भी कहीं सबको अंदाज है कि शिवराज जी यदि 15 साल पूरे हो रहे हैं तो कितनी सीटें कम हो सकती है, विधानसभा में कितनी चुनौती है, और श्रेय भी मोदी जी को मिले। 2 पॉइंट है, एक तो लोकसभा की तैयारी हो, और दूसरा ये लगे कि खाली शिवराज जी नहीं, और वो हमको बोलना भी होता है, अभी भी प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ गए थे। जैसे राहुल जी का क्या है कि भाई वहाँ कमलनाथ जी, राहुल जी भी आज मध्य प्रदेश में है, अमित शाह भी हैं। आप ये देखें कि दोनों के लिए, राहुल जी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उन्होंने वहाँ पर किसी एक को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अकेले अनाउंस नहीं किया, कमलनाथ जी को नहीं किया, यहाँ स्पष्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिष्ठा दोनों तरफ दांव पर है।
मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी को किनारे करके, वही जो अभी बात हो रही थी, अल्पसंख्यकों के नेता हैं तो उनको कहीं किनारे कर दो। पिछले पोस्टों में तो दिखाई नहीं दिया, आज मुझे लगता है पता नहीं जबलपुर में लगे है कि नहीं, आपके समाचार बताएगा। लेकिन जो हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं शिवराज इस बार थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं और लहर नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, दो चीजें, पहली बात तो ये कि 15 साल अगर आप शासन में हैं तो एक बहुत स्वाभाविक से एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि पिछले दिनों जो किसानों के अंदर जिस तरीके से नाराजगी हुई, मंदसौर में जो 6 किसानों के ऊपर गोलियां चली और 6 किसान मरे, उसके बाद से पूरे देश के अंदर किसानों का मुद्दा बहुत तेजी के साथ फैला। जबकि शिवराज जी को इस बात की क्रेडिट दिया जाता था कि उनके जमाने में जो खेती किसानी थी वो थोड़ी वहां पे पहले से बेहतर हुई है। तो 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी, किसानों का गुस्सा, व्यापम जैसे भ्रष्टाचार की वजह से जिसकी आंच शिवराज उससे बच नहीं पा रहे। तो ये जो 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों की वजह से मुझे लगता है कि उनको थोड़ी दिक्कत आने वाली है। अगर वो बहुत क्लीन समझ के चल रहे हैं तो गलतफहमी का शिकार ना हो। कांग्रेस ने इस बार कमलनाथ को लगाया। कमलनाथ कांग्रेस के अंदर उन चंद लोगों में से ये हैं जो सारे दांव पे जानते, साम दाम दंड भेद सब कुछ उनको पता है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं कर पाते या जो दिग्विजय शायद नहीं कर पाते। उनके पास सब कुछ कर लेते हैं वो, और उनके संबंध संपर्क सूत्र सारी राजनीतिक पार्टियों के अंदर हैं। तो कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के कमलनाथ को खड़ा किया आगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे रिपोर्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हेमेंद्र, आपका शुक्रिया। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।